जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित चैप्टर नंबर 4 नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा यानी कि ज्यामिति, ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, है ना, बहुभुज, अबहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, बहुभुज में कितनी भुजाएं होती है, बहुभुज कैसे बनते हैं, है ना, रेखाखंड, भुजाएं और अलग अलग भुजाएं, रेखाएं और रेखाओं के प्रकार, ये सब किसमें आता है? ज्योमेट्री में। किसमें आता है? ज्योमेट्री। अपने जो आपके पास जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसमें आपके पास प्रकार रहता है ना, पेंसिल, फिर आपके पास एक स्केल रहती है, वो उसमें क्या है? ज्योमेट्री की चीजें, यानी कि उसमें ज्योमेट्री का सामान है। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या है? ज्योमेट्री का सामान है, जिससे आप ज्योमेट्री को बना सकते हो। ज्यामितियां, अलग अलग प्रकार की ज्यामितियां आप उनसे बना सकते हो। वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब क्या है? ये ज्यामितियां हैं। ये क्या है? ज्यामितियां। अलग अलग आकृति जो भी है वो हम किसमें पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ज्यामिति में पढ़ते हैं। तो यहाँ से अपने कक्षा 6 से अपनी ज्योमेट्री है वो प्रॉपर तरीके से शुरू होती है। आपने कक्षा 5, 4 इसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होती है अपनी? रेखा, रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, इन सब के बारे में आप कहाँ जानते हो? यहाँ से आपका ये मतलब आधारभूत, यानी कि आप यहाँ पे आपका क्या होगा? बेस, आपका बेस तैयार होगा इस चैप्टर में। ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका क्या होगा? बेस। क्योंकि ज्योमेट्री जो ज्यामिति है वो कक्षा 6 में भी है, फिर कक्षा 7 में भी है, कक्षा 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, और फिर अगर आप आगे उच्च अध्ययन करते हो गणित में तो वहां पर भी ज्योमेट्री चलती है। तो ये जो कक्षा 6 में चैप्टर है, ये आधारभूत यानी कि आपका बेस बनाएगा। ज्योमेट्री में आपका क्या तैयार करेगा? आपका बेस, आपकी नींव। और नींव मजबूत हो तो फिर आगे की बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाती है ना। तो आपको अच्छे से इसको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझना है। देखो, ज्यामिति, ज्यामिति इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तभी तो आप बोलते हो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके आओ। ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल गायब हो गई है। चांदा, चांदा भी होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, चांदा। फिर सेट स्क्वायर, ये जो होते हैं ना त्रिभुज के टाइप की, इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये दो होते हैं, है ना। फिर प्रकार होता है उसमें, और रूलर जो दोनों तरीके से जो होता है ना, दोनों तरफ उसकी चोंच होती है। वो प्रकार में एक तरफ चोंच होती है और एक तरफ उसमें आपके पास जगह होती है ना, पेंसिल डालने के लिए। तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देखोगे ना, ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ, आपके पास इस चैप्टर में क्या होना चाहिए? आपका अपना ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, जिसमें आप अपना प्रकार, फिर सेट स्क्वायर, आपके पास और क्या होगी? आपके पास स्केल है, ठीक है, जिसमें से एक तरफ सेंटीमीटर है और एक तरफ क्या है? इंच है। तो आपकी जो स्केल है वो 6 इंच की होती है। तो बड़ी वाली स्केल आपकी 1 फुट की होती है। ये जो स्केल है वो 1 फुट की होती है। अब इस पे देखो पैमाना बना हुआ है ना। एक साइड ऊपर की तरफ सेंटीमीटर है और नीचे की साइड क्या है? इंच है। 12 इंच तक है ये। और 1 फुट में कितना होता है? 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो ये जो स्केल है वो 1 फीट को दर्शा रहा है ना। तो ये आपकी स्केल है। तो फिर एक होता है चांदा, जिससे आप कोण बनाते हो अलग अलग प्रकार के, है ना। इस प्रकार से आपके पास ये क्या होता है? ये चांदा होता है, जो यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है और फिर यहाँ बीच में उसके 90 डिग्री होता है, और फिर यहाँ पर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर इधर वापस देखो 0 डिग्री, और 0 डिग्री से चलकर इधर 80 डिग्री, यानी कि दोनों तरफ उसमें क्या होते हैं? अंकित होते हैं। और यहाँ बीच में उसका क्या होता है? सेंटर होता है ना। और ऐसे डॉट 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 डॉट, ये क्या है? ये कोण है। 0 डिग्री, फिर 0 के बाद में 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25। आप इस चांदे की सहायता से 0 से लेकर के 80 डिग्री, 180 डिग्री तक का कोण बना सकते हो, है ना। ये चांदा है, ये स्केल है ना। और एक प्रकार होता है, इसमें आप यहाँ पे क्या डाल देते हो? यहाँ पे आप अपनी पेंसिल डाल देते हो। क्या डाल देते हो? पेंसिल। और इधर ये चोंच होती है इस प्रकार की, है ना।
ये प्रकार की चोंच, ये हो जाएगा अपना एक प्रकार सेट स्क्वायर। ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में शॉर्पनर, ये तो पेंसिल के लिए है ना, ये हमारे क्या होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में समान होते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अभी अपन क्या चलते हैं अपने, ये अब में जरूरत पड़ेगी है ना, ये ज्योमेट्री जब अपन पढ़ते हैं तो ये इनका अपन को ध्यान होना चाहिए। इनका नाम क्या है, देखो इसको बोलते हैं चांदा, और इसका काम क्या है, कोण बनाते हैं। अब कोण क्या है ये सब हम पढ़ेंगे इसमें ना। ये स्केल है, ये सेट स्क्वायर है, ये प्रकार है, ये क्या है प्रकार है ना। एक तो होता है प्रकार, वो टाइप अलग अलग, जैसे वो ऐसे लिखते हैं अपन कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, वो प्रकार ऐसे लिखा जाता है। और ये अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला प्रकार है वो ऐसे लिखा जाता है प्रकार। ठीक, ये इस प्रकार से, ये हमारे स्केल, ये सेट स्क्वायर है जो त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक, ये अब अपन क्या पढ़ते हैं, ज्यामिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ये ज्योमेट्री है ना, यूनानी भाषा का शब्द। आपको ये ऐसे समझना है, इसको ऐसे कहीं आप पढ़ यूनानी भाषा का शब्द है, ये नहीं। ये जो ज्योमेट्री है ना, ये बना कहां से, ये यूनानी भाषा। अब अलग अलग भाषाएं, जैसे अपने भारत में हिंदी भाषा है, और भी भारत मतलब मातृभाषा अपनी हिंदी है, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, फिर ऐसे तेलुगु, तमिल, इस प्रकार से भाषाएं अलग अलग है ना। तो वैसे ही यूनान देशों की यूनानी भाषा, वहां उसमें एक शब्द है जियोमीट्रॉन। क्या शब्द है, जियोमीट्रॉन। आपको बस अपना नॉलेज लेना है कि ये ज्यामिति का मतलब क्या है, ज्योमेट्री का। तो यूनानी भाषा का एक शब्द है जियोमीट्रॉन, जिसमें इस जियो का मतलब तो होता है भूमि। इस जियो का मतलब क्या होता है, भूमि, और मीट्रॉन का मतलब होता है मापन। मीट्रॉन का मतलब क्या होता है, मापन। तो हम ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं भूमि को मापने के लिए। जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, वो बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो माप तोल करते हैं, है ना। कोई सड़क बना रहे हैं, कोई गली, ये ज्योमेट्री है, वो पहले से ही चलती आ रही। क्योंकि ये कलाएं, स्थापत्य कला जिसको अपन बोलते हैं, दुर्ग, महल, ये प्राचीन समय से बनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री की जरूरतें पड़ती थी, है ना। तो तब से ये चली आ रही है। जियो यानी देखो, ये ज्यामिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। ये जो शब्द है वो यूनानी भाषा की जियोमीट्रॉन से बना है। अब जियो का मतलब होता है उसमें भूमि, मीट्रॉन का मतलब मापन, यानी कि भूमि का मापन एक तरीके से क्या है, ज्यामिति में अपन पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आपको कहते हैं कि एक बिल्डिंग, उसकी कितनी ऊंचाई है, ये किस आकार की बनी है, ये त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है ना, वर्गाकार है, घनाभाकार है या घनाकार है, ये सब क्या है, ये अपन पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है ना। उनका फिर जैसे कि मान लो पहले प्राचीन समय में खेत की बाउंड्री भी, जो सीमा होती है, वो भी तैयार करते थे। उसका क्षेत्रफल मापना, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और पूरा प्रॉपर माप देना, ये क्या है, ये ज्योमेट्री है ना। तो इसमें अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो आपको बस ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है, इस ज्योमेट्री का मतलब होता है भूमि का मापन डायरेक्टली। जैसे वैसे तो यूनानी भाषा का शब्द है जियोमीट्रॉन, उसका मतलब होता है जियो मतलब भूमि, मीट्रॉन यानी मापन। ये आपके बुक में अच्छे से लिखा हुआ है ना, मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा। अब अपन क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं ना। सबसे पहला अपना यहाँ पर है बिंदु। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदु। अब बिंदु क्या है, बिंदु भी एक क्या है, ज्यामिति है। ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो बिंदु भी क्या है, ज्यामिति है। कैसी ज्यामिति है, अभी बिंदु आप पूछ ले, कोई आपसे पूछे कि बिंदु क्या है, तो आप ऐसे बताओगे कि ऐसे अपन ऐसे 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 लिखते हैं तो ये बिंदु है ना। एक सूक्ष्म चिन्ह, सूक्ष्म चिन्ह आपको शायद अभी दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कैमरे में, यानी कि आप ऐसे इसकी निब को ऐसे टच करते हो तो यहाँ पे जो बना है सूक्ष्म चिन्ह, ये क्या है, ये है बिंदु। ये क्या है, ये बिंदु है। सूक्ष्म चिन्ह क्या है, बिंदु। अब शायद ये सूक्ष्म चिन्ह आपको दिख भी नहीं रहा होगा। देखो यहाँ पे ये जो लगा ना, ये सूक्ष्म चिन्ह, ये क्या है, ये बिंदु है। ये क्या है,
ये बिंदु। अब अपना प्रकार लीजिए, प्रकार की नोक को आप टिकाइए अपनी कॉपी नोटबुक के ऊपर, तो वहां पे आपको एक छोटी सी आकृति दिखाई देगी, ज्यामिति दिखाई देगी, है ना। बिंदु भी एक क्या है, ज्यामिति है। अपन अभी पढ़ क्या रहे हैं, विभिन्न ज्यामितियां। और विभिन्न ज्यामितियों में अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नंबर 1 पे अपन पढ़ रहे हैं बिंदु, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डॉट्स, या फिर क्या बोल देते हैं, पॉइंट, है ना। बिंदु यानी कि जब आपने पेंसिल या प्रकार इसको जब आप अपनी नोटबुक पे टिकाते हो, जैसे अब मैंने इस पे यहाँ पे टिकाया, ये जो सूक्ष्म चिन्ह बना है ये क्या है, बिंदु है ना। जब अपने पेंसिल को, प्रकार को, इनकी नोक को, सुई की नोक, सुई देखिए, सुई, उसकी नोक, इनको जब आप अपनी नोटबुक पे या हम किसी समतल आकृति पे, जैसे मान लो जमीन पे टिकाया, नोटबुक पे टिकाया, कहीं पर भी जब अपन उसको ऐसे टिकाते हैं, तब जो आकृति बनती है, क्या सूक्ष्म चिन्ह बनता है, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। एक और परिभाषा भी है कि ऐसी आकृति, ये भी आकृति तो है ये, है ना, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं है। ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई ऊंचाई हो, ना कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो इसकी कुछ ना कुछ तो बिल्कुल थोड़ी सी लंबाई तो है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी, लेकिन वो इतनी कम है कि अपन उसको एक बार के लिए छोड़ भी दे तो भी चलेगा। आपको बस ये बात ध्यान रख सकते हो कि जब अपनी, आपको नॉर्मली अगर अपनी भाषा में लिखना हो ना, कि अपने जो पेंसिल है, प्रकार है, पेन है, इनको जब अपन नोटबुक में से टिकाते हैं या नोटबुक पे जब अपन रखते हैं, तो एक सूक्ष्म चिन्ह बनता है, जिसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जब अपने पेंसिल, प्रकार, इनकी नोक को नोटबुक पे रखते हैं या टिकाते हैं, तो एक सूक्ष्म चिन्ह बनता है, जिसे बिंदु कहते हैं। या फिर आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे और देखो तो वह आकृति, वह ज्यामिति जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई व लंबाई नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, वो बिंदु कहलाता है। ठीक, मैं लिख देता हूं इसका। एक तो नॉर्मल डेफिनेशन कि ये देखो, आपको दिख रहे होंगे, ये सब क्या है, ये बिंदु है। और बिंदुओं को अपन, अब ये इतने सारे बिंदु, अब मैं जैसे आपको बताना चाहूँ कि मैं एक बिंदु लूं, तो आपको ये सर इतने सारे बिंदु है, कौन सा बिंदु ले रहे हो, ये बिंदु, तो अपने बिंदुओं को जो ABCD होती है अपनी, ABCD, छोटी बड़ी, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे अपन दर्शा देते हैं बिंदुओं को। किनसे दर्शाते हैं, ABCD के जो अक्षर होते हैं उनसे अपन किसको दर्शाते हैं, बिंदु। जैसे मैं कह देता हूँ ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I है, ये J है, ये K है। अब ये सारे क्या हो गए, इन बिंदुओं के क्या हो गए, नाम हो गए। ये मान लो A है, ये B है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि बिंदु J, तब आप चले जाओगे, अच्छा इस बिंदु की बात हो रही है। मैं कहूँ बिंदु A, तब आप कहोगे इस बिंदु की बात हो रही है। तो ये अपने बिंदुओं को दर्शाते हैं ABCD के अक्षरों से, है ना। तो बिंदु क्या है कि प्रकार या पेंसिल की नोक को, किसी समतल पर, अब समतल का मतलब जहाँ पे एकदम समान, जैसे ये जो बोर्ड है अपना, ये क्या है, समतल है बिल्कुल। इसका तल क्या है, समान। एक तो तल होता है ऐसे ऊबड़ खाबड़, खड्डा, ऊपर नीचे, वो समतल नहीं है ना, वो असमतल है। और ये क्या है, समतल बिल्कुल, है ना। तो जब अपन प्रकार या पेंसिल की नोक को किसी समतल पर रखते हैं, तो वहां पे बनी सूक्ष्म आकृति, है ना, सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, इसमें रटने की कोई दिक्कत नहीं। जो अपने पेंसिल या प्रकार को किसी समतल पे या नोटबुक पे रखते हैं, तो वहां पे एक सूक्ष्म चिन्ह बनता है। ये बनी हुई आकृति क्या है, सूक्ष्म चिन्ह से बनी हुई आकृति बिंदु है। बस बिंदु को हम सामान्यतः ABCD के जो अक्षर होते हैं उनसे दर्शाते हैं। बस ये लो बिंदु कंप्लीट, है ना। नोक को किसी समतल पर रखते हैं, किसी समतल पर रखते हैं, तो सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म, माइक्रो, है
ना, एकदम छोटा सा आकार जो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तब दिखाई देता है। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक लगा दिया कि ये लो, आप मतलब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना तब ये दिखेगा कि यहाँ पर कोई बिंदु बनाया है। ये बिंदु मान लो कोई है ना, तो सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता रखते हैं तो सूक्ष्म चिन्ह बनता है ना, एक सूक्ष्म चिन्ह बनता है। और उस सूक्ष्म चिन्ह, चलो ये लिखो, सूक्ष्म चिन्ह बनता है और इस सूक्ष्म चिन्ह को सूक्ष्म चिन्ह भी बोल सकते हो या इस बनी हुई आकृति को ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक, बिंदुओं को ए बी सी डी के अक्षरों से या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, ऐसा लिखो आप। ठीक है, बिंदुओं को अंग्रेजी, देखो हिंदी वर्णमाला में कैक है, गैग है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ई है ना, तो बिंदुओं को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसे कि ए बी सी इत्यादि से दर्शाते हैं। ये आपका क्या हो गया, बिंदु। आपको मेरे को लगता है कि अच्छे से समझ में आया होगा कि जब अपन प्रकार या नोक को रखते हैं तो जो सूक्ष्म चिन्ह बनता है वो सूक्ष्म चिन्ह, ये सूक्ष्म चिन्ह से बनी आकृति है ना, वो क्या है, बिंदु है। और बिंदु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं ए बी सी डी। या फिर एक जो मैंने आपको बताई कि ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई ऊंचाई हो, ना कोई लंबाई हो और ना कोई चौड़ाई हो, बिंदु कहलाता है। ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो, है ना। ये आप अपने हिसाब से, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको, आप वो वाली परिभाषा भी लिख सकते हो, लिख दो, चलो लिख दो। ये आपके बढ़िया से, यानी चैप्टर से पहले के ये वो बेसिक है जो आप अपने पास रखो। फिर कभी अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़े तो आप जब इसको पढ़ो तो आपकी वापस क्या हो जाए, बेस अच्छा और हो जाए, है ना। हम क्या करते हैं कि सर कॉपी बनवाते हैं और वो 6 क्लास पास, गायब, भंगार वाले को चलो दे दिया, है ना, फिर सेवंथ में जाते हैं। अब क्योंकि ये चीजें होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अब ये ज्योमेट्री है ना, ज्यामिति, वो कक्षा 7 में भी है। अब वो कक्षा 7 की ज्योमेट्री पढ़ने के लिए अपन को कक्षा 6 की ज्योमेट्री आनी चाहिए। अब वो कहाँ से है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना तो है नहीं कि अभी मान लो आप हमारे इधर भारत में ऐसा सेशन चलता है, विशेषकर राजस्थान में क्या सेशन चलता है, क्योंकि गर्मियां पड़ती है तो मार्च अप्रैल तक सेशन पूरा हो जाता है, परीक्षा होकर के 1.5 महीने की छुट्टियां पड़ती है ना, 1 महीना और 15 दिन की। तो उसमें सब वो कॉपियां वगैरह वो भंगार वाले को दे के सब कुछ खत्म। फिर कक्षा 7 में, और कक्षा 7 में जाने के बाद में नई कॉपियां, नई किताब, और फिर शुरू होते हो। अब क्योंकि पिछली कक्षा की जरूरत तो पड़ती है, ऐसा तो है नहीं कि बस सब कुछ याद है अपन को। 1.5 महीने की छुट्टी में हमने कुछ रिवीजन तो किया नहीं है, मस्तियां की है तो फिर वो भूल जाते हैं भाई दिमाग को। जब आप कोई चीज को ज्यादा दिनों तक नहीं या रिवीजन नहीं करते हो या नहीं ध्यान में रखते हो तो आप भूल जाते हो, वैसा ही है ना। तो ये आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे आपको जरूरत पड़ी कि आप भूल रहे हो कि बिंदु क्या था, बस आए अपना नोटबुक उठाई, उसको देखा, अच्छा ये परिभाषा, तो आपको सब कुछ याद आ जाता है फिर, है ना। ये है बिंदु। अब अगर अपन आगे चलते हैं, बिंदु के बाद में रेखाखंड। अगली अपनी ज्यामिति क्या है, रेखाखंड। एक एक को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रेखाखंड को। अगर आपको बिंदु समझ में आ गया, अब ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है। ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है, रेखाखंड, है ना। तो दो बिंदु, हमने कोई 2 बिंदु ले लिए, ये लो भैया, ये 2 बिंदु ले लिए हमने, और यहाँ पे ऐसे दर्शा दो, जैसे बिंदु लिखिए ना,
जैसे मान लो ये बिंदु है तो इसको ए, बी, सी इत्यादि, ठीक, जिससे आपको समझ में भी दिक्कत नहीं है ना। रेखा, अब मान लो रेखाखंड क्या है, मैंने दो बिंदु लिए, एक तो बिंदु ले लिया मैंने ए और दूसरा बिंदु ले लिया मैंने बी, ये लो मैंने दो बिंदु ले लिए, ठीक। अब मैंने इनको मिला दिया, जब मैं इन दोनों बिंदुओं को एकदम मिला तो देखो मैं इन बिंदुओं को कई सारे तरीके से मिला सकता हूँ। मैं इस बिंदु को ऐसे मिला सकता हूँ, मैं इस बिंदु को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। भाई दो, हमारे पास एक यहाँ से चल के मेरे को मान लो कहीं दूसरी जगह जाना, मेरे को मान लो स्कूल जाना है, तो उसकी कई सारे रास्ते हैं। तो ये मान लो मेरा घर है और ये मान लो आपका घर है अपना और ये स्कूल है, तो आप एक तो आप ऐसे जा रहे हो, मतलब टहलते टहलते मस्ती से, उधर प्रार्थना वगैरह सब हो गई है, प्रेयर सब खत्म करके आप लेट पहुंच रहे हो, है ना, ऐसे घूमते घूमते मस्ती में टहलते जा रहे हो। कभी आप किसी दिन आपका मन किया आप ऐसे जा रहे हो, है कि स्कूल ही तो पहुंचना है, लेट हो गए कैसे, एक आप ऐसे जा रहे हो, कई सारे रास्ते है ना। लेकिन इस घर से आपको यानी कि इस बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है, वो ये वाला रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता। इसके बाद तो आप जहां से भी जाओगे आपको थोड़ा घूम करके जाना पड़ेगा। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये। तो दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी क्या है, रेखाखंड है ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति, अब आप ऐसे कह सकते हो दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंड, ठीक है। लेकिन वो दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी से मिलाए अपन, न्यूनतम यानी कि कम से कम दूरी। ऐसे तो हम तो देखो हम तो ऐसे मिला देंगे दो बिंदुओं को, ऐसे कि ये दो बिंदु है, ये लो दो बिंदुओं को तो मिला दिया हमने, तो ये रेखाखंड नहीं है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी, है ना, दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी से मिलाने पर जो आकृति बनती है वो क्या है, रेखाखंड है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने अपने भाषा से आप उसको बना सकते हो। कभी दो बिंदु है, हमारा दो बिंदु है, बन थोड़ी दूरी, छोटी सी चिन्नी सी दूरी में अपन मिला दे वहां, तो भाई ये मैंने जवाब अपना रेखाखंड, है ना। न्यूनतम दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी से बनी आकृति, बनी ज्यामिति क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो मेन क्या है, हमें रेखाखंड में हमारे पास दो बिंदु, कम से कम दो बिंदु होने चाहिए। अब एक बिंदु तो उसको कहाँ मिलाओगे आप, ऐसे आप चलते जा रहे हो कोई है, हाँ एक बिंदु नहीं, हमारे पास रेखाखंड बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, दो बिंदु होने चाहिए। अब दो बिंदुओं को मिलाने पर दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी से, ये ध्यान रखना न्यूनतम, ठीक है। हाँ ये नहीं तो आप ऐसे कैसे कि भी ये ए और बी कोई रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड नहीं है। ये अपन आगे बढ़ेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो ये नहीं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला न्यूनतम, दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी से बनी आकृति क्या है, रेखाखंड है, ठीक। तो ये अपनी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा, ताकि आप आगे बढ़ो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। या देखो ये मार्कर है, इसका आपके दोनों सिरे दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर एक सिरा आया फिर शुरू हुआ ये खत्म हो गया। ये देखो निश्चित, इसकी दूरी क्या है, निश्चित है, इसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। इसका एक सिरा आपको यहाँ दिख रहा है, एक सिरा यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। ये क्या है, एक रेखाखंड है। अब मान लो यहाँ से आप बोर्ड को शुरू कर रहे हो, ये वाला यहाँ से लेकर के आगे इसका दूसरा किनारा आ रहा है, तो ये भी एक क्या है, दो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, रेखाखंड है। यानी कि निश्चित दूरी, रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, वो चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, रेखाखंड हमेशा दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी। आप मतलब कई सारी, आप ये भी रेखाखंड की परिभाषा है कि दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाता है। बस कई सारी परिभाषाएं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो सबसे न्यूनतम छोटा पथ है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। बस कितना ही, क्या जब आपको समझ में आ जाता है तो आप कैसे भी करके लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कौन सी परिभाषा लिखूं, चलो लिखा देते हैं। दो बिंदुओं को, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम भी बिंदुसार था, है ना, हाँ। दो बिंदुओं को मिलाने वाला या मिलाने वाली न्यूनतम
दूरी रेखाखंड कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा पथ है। ठीक है, ये भी चलो दूसरी, या आप ये भी लिख सकते हो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा पथ किसको बोलते हैं? रास्ते को। तो आप यहाँ पे रास्ता भी लिख सकते हो। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा पथ या रास्ता रेखाखंड कहलाता है। या ऐसे लिख सकते, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। और जब रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाए तब अपने पास रेखा बन जाती है। रेखाखंड को जब अनिश्चित रूप से, अपरिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाए, इधर से भी बढ़ाना शुरू करें, उधर से भी बढ़ाना शुरू करें, तब वो क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। कि सब एक दूसरे से लिंक है। आपको पहले बिंदु से रेखाखंड, फिर रेखा, फिर किरण, फिर रेखाओं के बहुत सारे प्रकार, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं वगैरह वगैरह। ठीक, हाँ, आप ये भी लिख सकते हो कि दो बिंदुओं को या रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? एक वह आकृति जिसकी दो बिंदुओं के बीच में लंबाई निश्चित हो, रेखाखंड कहलाता है। ये भी लिख देंगे कि दो, भाई अपन को समझ में आ गया ना रेखाखंड क्या है, तो अपन अपनी लैंग्वेज में कुछ भी ले। ऐसा नहीं कि बस एक ही परिभाषा है, यही सब कुछ है, ये और वो नहीं। अपन को समझ में आने के बाद में अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली निश्चित लंबाई, है ना? दो बिंदुओं को मिलाने वाली निश्चित लंबाई। अब दो बिंदु को मिलाएंगे तो लंबाई तो निश्चित हो ही जाएगी, है ना? लंबाई रेखाखंड कहलाती है। ठीक, और सीधी रेखा तो होगी, है ना? दो बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी तभी होगी जब क्या? वो सबसे छोटी दूरी हो, है ना? तो इन शब्दों में छुपा हुआ है। हम ऐसा, अब ऐसे लिखो, दो बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम सबसे छोटी दूरी, तो न्यूनतम आ गई ना? न्यूनतम का मतलब कि छोटा ही है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक, तो ये रेखाखंड के जैसे, अब दो बिंदु है मेरे पास, ए, हालांकि बिंदु नहीं है, ये तो बिंदुआ हो गया है, बिंदुआ। बिंदु तो यही है, बस ऐसे पेंसिल को टिकाया, मार्कर को टिकाया, इससे जो बना वो बिंदु है, डॉट पॉइंट है। और ये हो गया अपना बिंदु बी। लेकिन हम बड़ा इसलिए बनाए ताकि दिख जाए, है ना? तो नहीं तो बिंदु तो यही है एक्चुअल में, तो ए और बी, इसको अपन जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये है न्यूनतम दूरी। ठीक है, निश्चित लंबाई देखो, निश्चित है, या तो 1 सेंटीमीटर हो, या 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, निश्चित है निश्चित। अपन नाप के इसको बता सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, कितना। क्योंकि रेखाखंड की लंबाई को अपन माप सकते हैं। रेखाखंड की लंबाई को अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। भाई रेखाखंड है तो निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई को तो अपन माप ही सकते हैं। ठीक, ये रेखाखंड है। ठीक, अब देखो अगली ज्यामिति अपन पढ़ रहे हैं, रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी ने खींची थी ना माता सीता के आगे, लक्ष्मण रेखा, बाउंड्री है रेखा। देखो, जब रेखाखंड को दोनों तरफ, ये देखो रेखाखंड है, इसको दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ाएं तो प्राप्त ज्यामिति, प्राप्त आकृति रेखा कहलाती है। बस रेखाखंड है भाई, इसको मैं इधर भी बढ़ा रहा हूं और रुक नहीं रहा हूं, बढ़ाता ही जा रहा हूं। इस तीर का मतलब क्या है?
कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा, ये जो आकृति वो आगे बढ़ती जा रही है, ये आगे चलती जाएगी, है ना। और इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारे रेखाखंड को कर रहे हैं खराब, इसका हमारा उदाहरण खराब हो रहा है, इसको तैसे ही रहने देते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब अपन देखो, मान लो हमारे पास ये रेखाखंड है ए और बी के। सर आप ए और बी के पीछे पड़े हो, कुछ और भी ले लो। एबीसीडी है भाई, 26 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में, एक्स वाई एस टी यू वी, कुछ भी ले लो आप, है ना। ये लो, ये बढ़िया। अपन ले लेते हैं एक्स वाई, बस खुश नहीं। एक्स वाई वैसे गुणसूत्र भी होते हैं। हाँ, अब ये तो है हमारा दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, और जब हम इसी रेखाखंड को दोनों तरफ असमित रूप से बढ़ाएं, असमित रूप से, असमित का मतलब क्या है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, हम उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, अनंत तक बढ़ाए, वो है असमित। ठीक है, तो बनने वाली आकृति क्या है, रेखा है ना। देखो, जब रेखाखंड को असमित या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो अनंत। ठीक है, असमित रूप से बढ़ाएं, असमित रूप से दोनों तरफ। ठीक है, एक तरफ नहीं बढ़ानी है, एक तरफ तो फिर वो फिर आगे किरण बन जाएगी। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर, ज्योमेट्री चेंज। असमित रूप से, और गर्मी तो इतनी, हाँ पसीना दिख रहा होगा, पूछ लेते हैं। असमित रूप से बढ़ाएंगे, है ना। गर्मी कितनी खतरनाक है। जब रेखाखंड को असमित या अनंत तक अपन बढ़ा रहे हैं, असमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाएं तो प्राप्त आकृति या बनने वाली आकृति, है ना, प्राप्त आकृति, बनने वाली आकृति, निर्मित आकृति, ज्यामिति बोल सकते हो ना, आकृति रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। ये लो, जब रेखाखंड को असमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाएं तो जो आकृति, जो ज्यामिति में मिल रही है, वो क्या है, रेखा है। अब इस रेखा, ये अब रेखाखंड नहीं बचा, ये क्या बन गई, ये बन गई रेखा। और इस रेखा का नाम क्या है, एक्स वाई रेखा। क्या नाम है इसका, एक्स वाई रेखा। और रेखा पर बिंदु बताओ। अब देखो, रेखाखंड पे जब आप बिंदु दर्शाने चलोगे ना, तो रेखाखंड पे ऐसे 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 दर्शाते दर्शाते लास्ट में, क्योंकि लास्ट बिंदु है, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित है, तो रेखाखंड पर बिंदुओं की संख्या भी निश्चित होती है। रेखाखंड पर बिंदुओं की संख्या भी निश्चित है, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई खुद निश्चित है, तो जाहिर सी बात है उसकी बिंदु भी क्या है, निश्चित है। लेकिन रेखा, अब रेखा तो अनिश्चित है, अनंत तक बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, असमित रूप से अपरिमित रूप से बढ़ती जा रही है दोनों तरफ, वो क्या है, रेखा है। अब रेखा के ऊपर, अब जब उसकी लंबाई अनिश्चित है, हाँ ये भी लिखो, रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित है ना। अनिश्चित लंबाई की आकृति, अनिश्चित लंबाई की आकृति वो क्या है, रेखा है। यानी कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित। अर्थात आप यहाँ पे लिख लो, अर्थात वो वहां पे है ना कहलाती है, उसके बाद में आगे वाली लाइन ये लिख लो, अर्थात यानी मतलब रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। अनिश्चित यानी कि अपन निश्चित नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं बता सकते कि हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, 5 सेंटीमीटर की रेखा, अरे 5 सेंटीमीटर यानी कि आपने लंबाई डिसाइड कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो वो रेखा नहीं है, वो क्या है, रेखाखंड, है ना। हम अनंत सेंटीमीटर यानी कि अब अनंत तो खुद अनंत क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अनंत आप ऐसे कभी अनंत वहां है, अब वहां जाओगे फिर अनंत वहां, ऐसे आगे खिसकता जा रहा है कि रेल की पटरियां
अनंत पे काटती है, तो अनंत कभी आता नहीं है, वो काटते कभी है नहीं है। समांतर रेखा में हम समझेंगे कि जो अनंत पर जाकर मिलती है, अनंत आता नहीं है, मिलती हो कहीं पर है नहीं, यानी कि उनके बीच की दूरी समान रहती है। वो भी आगे रेखा, रेखा के प्रकार, समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ये सब पढ़ेंगे है ना। तो असमित रूप से दोनों तरफ अपन ने इसको बढ़ा दिया है ना। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। कहीं ऐसे मत कह देना मैंने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, गलत हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक, हेलो, ये अपनी रेखा हो गई। ये रेखा, इस रेखा का नाम क्या है? रेखा एक्स वाई। यदि मान लो आप ऐसे दर्शा दी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये मान लो मैंने 2 बिंदु दर्शा दिए, तो अब ये इस रेखा का नाम क्या हो गया? ए बी। रेखा क्या बन गई अब? ये ए बी। और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और बिंदुओं की संख्या, अब लंबाई अनिश्चित है तो इस पे बिंदु भी अनिश्चित है। अब आप बिंदु कैसे डिसाइड कर सकते हो? ऐसे 1 2 3, अब ये तो बढ़ती जा रही है, आप आगे चलते जा रहे हो, रेखा आगे खिसकती जा रही है, आप पीछे आप ऐसे पकड़ रहे हो, अनिश्चित तक कहाँ तक है ना। तो बिंदु की संख्या भी क्या है? अनिश्चित है। और इसमें रेखाखंड में बिंदु की संख्या निश्चित है, बिंदुओं की संख्या निश्चित, बिंदुओं की संख्या निश्चित। और रेखाखंड पर बिंदुओं की संख्या निश्चित है और रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनिश्चित। ठीक, ये हमने देखो बिंदु, रेखाखंड, रेखा। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ लेते हैं? किरण पढ़ लेते हैं। किरण क्या है? ये लो किरण, किरण चलो मिटाएंगे इसको। किरण बस ऐसा ही है कि रेखाखंड है ना, उसमें एक बिंदु तो यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक, ये बिंदु हमने रख लिया, एक तरफ से बढ़ा रहे हैं है ना। रेखाखंड का एक बिंदु जब अनिश्चित रूप से बढ़े, वो किरण कहलाती है। कि एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली किरण कहलाती। अब ये रेखा नहीं है ना, एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली आकृति, यानी कि जो एक तरफ ही बढ़ती रहती है, एक उसका सोर्स है, यानी कि एक जगह से वो निकल रही है, हम निकलता हुआ उसको देख सकते हैं कि ये यहां से निकली, अब वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो आप करें रुक जा, वो चल रही है, तो वो क्या है? किरण है। वो क्या है? किरण, रे। हम बोलते हैं रे, सूर्य की किरणें। हमने किरणें क्यों बोला? हमने कहा सूर्य के रेखाखंड, ऐसा नहीं बोला ना, सूर्य की किरणें बोला है ना। बैटरी की, आप ऐसे टॉर्च चलाते हो, उसमें भी क्या निकलती है? किरण, क्योंकि जो बैटरी है ना, वो एक बिंदु हो गया, वहां से आपकी जो निकल रही है तो किरण के रूप। अब सूरज है, सूर्य का खुद एक बिंदु हो गए अपने है ना। अब यहाँ से ये एक बिंदु बन गया, अब यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है ऐसे, तो ये क्या हो गई? ये एक बिंदु हो गया। अब ये सूर्य की किरण कितनी दूर से आ रही है, वो आ रही चलती आ रही है, वो क्या हो गई? किरणें हो गई। अब ऐसे टॉर्च जलाते हो, यहाँ से आपके जो प्रकाश निकलता है, ये क्या? ये एक बिंदु हो गया और यहाँ से आगे अब ये दूर तक जा रही है, तो ये क्या है? ये किरण है। ये क्या है? किरण, यानी कि एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली आकृति, अनंत तक जाने वाली आकृति या अनंत तक जो जाती है, ये आकृति क्या है? ये किरण है, रे। चलो परिभाषा लिखते, समझ तो लिया आपने, इसको लिखते हैं। ठीक है, यानी कि रेखा खंड को जब एक ही तरफ बढ़ाया जाए, रेखाखंड को जब दोनों तरफ बढ़ाते हैं तब तो बनती है रेखा, और जब एक ही तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाए तब वो क्या है? किरण है। ठीक, ये लो मिटा देते हैं। ये हमने 3 ज्योमेट्री पढ़ ली। अभी देखो क्लास भी लंबी ना हो जाए, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। 2 पार्ट डिवाइड करेगा नहीं, अभी तो शायद 20-25 मिनट हुए हैं, थोड़ा और समझ लो। देखो टाइम जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर दोबारा फिर आपको ऐसे आपके कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ जाना चाहिए, आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप क्वेश्चन करो तो आपको ऐसे मजा आना चाहिए क्वेश्चन करने में, है ना। अभी हमने रेखा पढ़ ली, रेखा के बाद में अब ये चलो रेखा के प्रकार पढ़ लेते हैं। सर मैंने आपको किरण के बारे में समझा ही दिया, तो किरण पढ़ते हैं। किरण, एक्सरे, आप सुना ना, एक्स जब जांच करते हो, एक्सरे, गामा रे, है ना, एक्स किरणें, गामा किरणें, एल्फा किरणें, ये अलग अलग किरणें है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? रे। ठीक, रे। तो
एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली आकृति क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली आकृति या ज्यामिति, या आप आकृति भी लिख सकते हो या इसी को आप ज्यामिति भी लिख सकते हो, क्योंकि हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ज्यामिति किरण कहलाती है। किरण कहलाती है ना। यानी कि ये, अब आप इसको, ये नॉर्मल है, अब आप ऐसे लिख सकते हो, जब रेखाखंड को एक ही तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो जो आकृति बनती है वो किरण है ना। ये मान लो रेखाखंड था हमारे पास ए बी। अब आप इस रेखाखंड को केवल एक ही तरफ ऐसे बढ़ा के, ये इस तीर का मतलब है ये अब आगे जा रही है, इसका कोई एडा पता नहीं है। मारो करो कोई एडो नहीं हो, खट्टा भी जा सकते है ना। तो भी ये और तीर लाग जाने इको मतलब इको आपकी एडो बनी है, आप घट्टा भी मतलब इको कोई एडो बने हो है ना। हाँ, तो अब ये क्या बन गई? ये बन गई एक किरण। क्या बन गई? किरण। देखो, एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली आकृति। अब ये अनंत तक जा रही है, हमने तो तीर लगा के छोड़ दिया, अब ये जाने और अनंत जाने है। ये क्या बन गई? अब किरण। रे क्या बन गई? किरण है। जैसे मान लो आप सूरज दादा यहाँ से क्या, कभी आपने सुना है कि सूरज से आने वाले रेखाखंड में विटामिन डी होता है? सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य से आने वाली रेखाखंड या तो सूर्य से आने वाली रेखाएं है ना, वो नहीं होती। रेखाएं दोनों तरफ चलती है, रेखाखंड निश्चित होता है, और किरण एक बिंदु से निकलती है और फिर आगे तक। जैसे कि मान लो वो नहीं होते हैं, वो जो टावर वगैरह होते हैं जिसमें लाइट लगी होती है, तो वो लाइट ऐसे दूर दूर तक ऐसे घूमती रहती है चारों ओर, बॉर्डर वगैरह पे लगी रहती है ना वो लाइटें, वो टावर के ऊपर। तो ये तो उसका बिंदु हो गया, और ये अब चारों ओर ऐसे आगे जा रही। तो एक बिंदु से निकली और फिर आपकी बुक में बढ़िया बढ़िया चित्र बन रखी है, ऐसे पढ़ के देखो, मजा आएगा। तो एक बिंदु से निकल करके अनंत तक जाने वाली आकृति क्या है? किरण है। अभी अब रेखाओं के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार, तो सबसे पहले है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में काटे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में काटे, एक बिंदु पर काटे, ये तो एक ही बिंदु बनेगा। देखो, ये कोई एक रेखा है। अब कहते हो सर एक रेखा, आप ऐसे परिभाषा बनाओ, एक रेखा जब खुद कोई काटे, आप खुद को एक रेखा कैसे ऐसे घूम के आएगी? क्या आप ऐसे काट देती हूँ ऐसे है? तो ये एक रेखा से नहीं होगा। रेखाएं हमेशा सीधी चलती है ना, और अनिश्चित रूप से बढ़ती रहती है। तो ये गलत हो गया अपना। अभी आप ऐसे घुमा के, आप छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं था ट्रेन कैसे घूमती है। तो हम ट्रेन ऐसे जाती है, फिर ऐसे वो लंबी पटरी होती है, ऐसे घूम करके वापस आ जाती है ना। तो वो नहीं घूमती है ऐसे, उसका इंजन इधर से मतलब इस इधर आई है वो। अब इसको ट्रेन को वापस उधर जाना, तो वहां से इंजन खुलेगा और इधर वापस आके लग जाएगा। वो कोई उसे पता नहीं होता फिर कि ट्रेन ऐसे आती है, फिर उसको ऐसे कोई दूर में ऐसे घूमना पड़ता है, ऐसे तो ऐसे नहीं घूमना पड़ता है। तो उसका इंजन उधर से खुलता है और इधर आके जुड़ जाता है ना। तो ऐसे आपको ऐसे ट्रेन घुमाने नहीं है, नहीं तो पलटी खा जाएगी। तो आपको दो रेखाएं है ना, कम से कम प्रतिच्छेदी रेखा में कम से कम कितनी? दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है ना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, अब एक ही बिंदु पर काटेगी, ऐसे तो नहीं ऐसे घूम घूम के जा रही है कि काट ही देंगे पूरी कोई है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर, यानी कि ये क्या है इनका? ये इनका है उभयनिष्ठ बिंदु।
ये क्या है इन दोनों का, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है ये क्या है, ये कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। बस सिंपल है बिल्कुल। अब आपको इसमें लिखना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, और जिस बिंदु पर वो काटती है वो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन पॉइंट। उभयनिष्ठ बिंदु अभी, उभयनिष्ठ मतलब ये बिंदु इस रेखा का भी है और ये बिंदु इस रेखा का भी, दोनों रेखा पर है। ये जो बिंदु है वो, चलो इसको नाम दे देते हैं। ये वाली जो रेखा है ये एक्स वाई है, ये वाली रेखा है वो टी वाई है। चलो टी वाई, टी एस टी, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु है ये रेखा एस टी पर भी है और रेखा एक्स वाई पर भी है। तो इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु, ठीक। तो ये अब आपसे पूछ ले उभयनिष्ठ बिंदु क्या है। तो दो रेखाओं के बीच का जो वेन की जो दोनों रेखाओं पर एक साथ स्थित हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां पर काटती हैं वह बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। एक तो ये देखो बार बार में सड़क पास में है करके, तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, अब थोड़ा समझ रहे हो आप, है ना। हाँ, तो ये क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आपसे पूछ ले उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, ठीक। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखो छेदी मतलब छेद करना, एक रेखा दूसरे पर आर पार छेद कर दिया ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये काटती है, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। क्या लिखनी, क्या लिखनी, कुछ मत लिखो, समझो, है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, तथा जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है वह बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। और इस उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या बोल सकते हैं, इस उभयनिष्ठ बिंदु को अपन बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट। उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट। ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, ये एक रेखा हो गई ए बी और ये एक रेखा हो गई सी डी। ये एक दूसरे को आपस में काट रही है बिंदु ई पर, और ये ई क्या है, ये है उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट, ठीक। ये ए यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। हमारा जो वर्णमाला होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर एक्स है, जो एक्स अक्षर है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। ये एक दूसरे को काट रही है, बस यहाँ पे अपने को रेखा बनाने के लिए ऐसे तीर लगाने हैं कि अब ये रेखा बन गई, ये एक बिंदु पर काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा। अब ऐसे पूछ ले कि प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण दीजिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर आपस में प्रतिच्छेद करता है। और भी अब आगे है, देखो समांतर, समांतर
रेखा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समानांतर समानांतर। इन दोनों का देखो, इसका मतलब क्या है, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। अब ये सम अंतर, इसको जब आप अलग अलग करोगे ना, ये अभी आप 6 क्लास में तो आपकी संस्कृत भी है, आप संधि विच्छेद करोगे, संधि अलग करोगे, है ना। तो ये यहाँ पे ए की मात्रा साथ में लगी हुई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि सम इसका मतलब सम अलग है और ये आर की मात्रा इसमें टच है, तो ये ऐसे है सम अंतर। यानी कि सम का मतलब समान, अंतर यानी अंतर बन जानते हैं कि उनके बीच में क्या रहे, समान अंतर रहे। और ये भी ऐसा ही है, ये बस ऐसा, ये नाम में ही समान लगा हुआ है, समान ये हमने अलग कर दिया, ये आर की मात्रा इसको अलग करेंगे तो ये इधर चला जाएगा अंतर, समान अंतर। यानी कि ऐसी रेखाएं, अब एक रेखा के बीच में तो समान अंतर कैसे रहेगा, है ना। तो दो रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर हो या जिनके बीच की दूरी क्या हो, निश्चित हो, समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती। जैसे रेल की पटरियां, अब रेल की पटरियां में दोनों पटरियों के बीच में क्या रहती है, दूरी समान रहती है, थोड़ी सी भी इधर उधर हो गए ना तो ट्रेन, है ना। हाँ, तो इसका बढ़िया उदाहरण है समांतर रेखाओं का रेल की पटरियां। और रेल की पटरियां हैं, और जो आप ट्रेन की जो खिड़की होती है उसमें जो सरिये, ट्रेन की खिड़की क्या, खिड़की में जो सरिये लगे होते हैं वो समांतर ही होते हैं। जैसे मान लो ये खिड़की है अपनी, ये तो इसमें जो सरिये लगे होते हैं इनमें क्या है, ये समान अंतर। सीढ़ी बढ़िया तरीके से बनाई हुई सीढ़ी है, तो उसमें उनके डंडों के बीच में क्या है, समान अंतर है, तो समांतर रेखाओं की क्या है एक उदाहरण। बस ये अनंत रूप से बढ़ती रहती है, यानी कि तो कहीं पर नहीं मिलती है वो समांतर रेखाएं कहलाती है। जहां पे मिल जाएगी वो तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना। प्रतिच्छेदी रेखा तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आकर मिलती है, वो प्रतिच्छेदी। और समांतर रेखाएं जो कहीं पर भी नहीं मिलती है। ऐसे कई बार ऐसे बोलते हैं वो वे रेखाएं जो अनंत पर मिलती हैं। अब अनंत कभी आता नहीं है, मिलती वो कभी है नहीं, इसलिए वो समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो कभी भी नहीं मिलती है समांतर रेखाएं कहलाती है ना। अब इसमें भी ऐसी दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, जो कभी ना एक दूसरे को काटे, समांतर रेखा कहलाती है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में देखो दूरी असमान है, तभी तो ये काटी। यहाँ पर दूरी देखो ज्यादा है, फिर यहाँ कम है। और जब असमान दो रेखाओं के बीच में जब भी असमान दूरी होती है ना, तो वो एक दूसरे को जरूर जरूर काट देगी, चाहे आगे जाके काटे चाहे पीछे जाके काटेगी जरूर, है ना। ये है क्या, समांतर रेखा। समांतर रेखा जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, जिनके बीच में दूरी क्या रहे, समान। देखो शब्द में लिखा पड़ा है समान अंतर। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में सदैव समान अंतर रहता है, अर्थात जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, समांतर रेखा कहलाती है, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। बस ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद चलो सीडी को हटाओ, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात इनके बीच में सदैव समान दूरी रहती है। क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण, रेल की पटरियां। रेल की पटरियां ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है ना। जैसे मान लो ये ऐसे रेल की पटरियां जा रही है, तो ये कभी भी ऐसे घूमती भी है ना, तो भी इनके बीच में अंतर क्या रहता है, समान रहता है। और क्योंकि रेखाएं हैं, तो रेखाएं हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को काट, रेखाएं हैं मतलब
समांतर मतलब समांतर ऐसी रेखाएं जिनके बीच में हमेशा अंतर समान रहता है, यानी कि कभी भी ऐसे चलती जा रही है, क्योंकि रेखा तो चलती रहेगी, अनंत तक होती है, रेखाओं की लंबाई अनिश्चित होती है। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर हमेशा क्या रहे, समान रहे, या फिर वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, या कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे, वो समांतर रेखाएं हैं। तो देखो हमने समांतर रेखा पढ़ ली, प्रतिच्छेद रेखा पढ़ ली, किरण भी पढ़ ली। अभी हाँ 4.1 तक का अपना बेसिक क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर। देखो एक बार क्विक जल्दी जल्दी, हमने सबसे पहले बिंदु के बारे में देखा, उससे पहले भी हमने ज्योमेट्री शब्द का मतलब देखा कि ज्योमेट्री है वो यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से बना है, जिसमें जियो का मतलब है भूमि, मेट्रॉन का मतलब मापन, यानी कि जमीन को मापने वाला, भूमि को मापने वाला। वो हम क्या किस में करते हैं, ज्यामिति में करते हैं। फिर हमने ज्यामिति अलग अलग ज्यामितियां देखी, बिंदु, बिंदु क्या होता है, फिर बिंदु के बारे में रेखाखंड, फिर रेखाखंड के बारे में रेखा, रेखा के बाद में किरण, फिर रेखाओं के प्रकार जिसमें अपने समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पर अपन दो ही है, वैसे बहुत सारी रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं है ना, संपाती रेखा हो गई, अपने तो इधर अभी दो ही है, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, बस। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक क्लियर है। आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन करने, वो आपको आते हैं या नहीं आते। थोड़ा सा और देखो, जब आप रेखा को दर्शाते हो ना, किरण को अगर मान लो ये कोई ए और बी है ना, तो लेकिन आगे जा रही तो आप इसको ऐसे दर्शाओगे, आप अब ये ए बी ये रेखा है या किरण, तो अगर आप इसको एक ऐसे तीर से दर्शा देते हो ना, इसका मतलब क्या है, ये किरण है, यानी कि ए बी क्या है, किरण। और जब आप इसको ऐसे दोनों तरफ कर देते हो, इसका मतलब क्या है, ए बी एक रेखा है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, ए बी एक रेखा है। ठीक, ये हम दर्शाते हैं कि अब ऐसे अपने को दर्शाना हो ना कि ए बी, अब हमें ऐसे लिखना नहीं है कि हम लिख के नहीं कि ए बी एक रेखा है, तो अपने ऐसे कर सकते हैं कि ए बी और ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रेखा का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ए बी से जो आकृति बन रही है वो एक रेखा है, और अगर अपन एक ही बिंदु से निकाले, यहाँ से अपने शुरू किया, इसका मतलब क्या है, ए बी एक किरण है। ये कुछ ध्यान रखना था। फिर हमने किरण के बारे में पढ़ा, फिर रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, इस प्रकार से अपने 4.1 का बेसिक कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।